स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियो में जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया था तो वहाँ आपको बताया था कि अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे द अदर टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन विच इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ऑटोट्रॉफिक से वो अलग कैसे है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन मैन जिसमें आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो इन सब को जानने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आप जैसे देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। अगर हम लोग देखें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, तो जैसे हमने पिछले पार्ट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लिया था कि द mode of nutrition where the organism is obtaining food from various sources. Okay, the mode of nutrition where the organism is obtaining food from various sources is known as heterotrophic nutrition. ठीक है, तो nutrition is obtained from different types of sources या different sources. Self प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं हो रहा है। तो आइए 3 टाइप के देखते हैं, ये हमने पिछली बार भी देखा था वहाँ पे। तो सैप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफ्स है, पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ है और होलोजोइक हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक क्या है? सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। क्या करते हैं? अपना डाइजेस्टिव एंजाइम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं फूड आइटम पे, दे रिलीज इट ऑन द फूड आइटम्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर उस प्री डाइजेस्टेड फूड या ऑलरेडी आउटसाइड डाइजेस्टेड फूड जो इन्होंने डाइजेस्ट कर लिया उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक। दिस इज फंजाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई लाइक द फंजाई ग्रोइंग ऑन द ब्रेड। ठीक है, fungi growing on the bread, that is rhizopus, yeast and mushroom. They are the different types of fungi which are showing saprophytic or saprotrophic mode of nutrition. अगला है parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। क्या है ये? पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है जहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स एक रिलेशनशिप में है where one is affected negatively and one is benefiting from that relationship. Okay, the one which is affected negatively is the host and the one which is deriving benefit is the parasite. जो फायदा उठा रहा है वो पैरासाइट है और जिसका नुकसान हो रहा है वो होस्ट है। ठीक, तो यहाँ क्या करता है कि some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. भाई मार देंगे तो जिस पे रह रहे हैं वही खत्म हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो जिससे फायदा उठा रहे अगर उसी को खत्म कर दिया तो इनका ही नुकसान है, ये मारते नहीं है, सिर्फ फायदा उठाते हैं। सो दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कुटा विच इज अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। गॉट इट? 2 तरीके के पैरासाइट्स हैं, या तो एक्टोपैरासाइट होंगे, एक्टोपैरासाइट, या एंडोपैरासाइट या एंडो पैरासाइट। ठीक है जी, क्या लग रहा है नाम से? एक्टो यानी विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, यानी जो होस्ट के आउटर बॉडी पे प्रेजेंट है वो एक्टो पैरासाइट है, और एंडो मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? एंडो पैरासाइट। तो आपको ये जो नाम दिख रहे जैसे कस्कुटा हो गया, टिक्स हो गए, लाइस हो गए, लीच हो गए, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द या ऑन द आउटर बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे टिक्स जो गाय बैलों में लग जाते कीड़े वो टिक्स कहलाते हैं। लाइस यानी जू जो बाल में पड़ जाते हैं, वो आपके शरीर के अंदर तो नहीं एंटर कर जाते हैं ना, दे डू नॉट एंटर योर बॉडी, सो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, दैट इज वाई दे आर एक्टोपैरासाइट। कस्कुटा अमरबेल है, एक ऐसा तरीके का पौधा है जिसका खुद का रूट स्टेम सिस्टम नहीं है, ये दूसरे पौधों के ऊपर उगता है। ठीक है, तो ये पौधों के ऊपर उग रहा है, अंदर तो एंटर नहीं कर जा रहा, तो ये भी एक्टोपैरासाइट है। लीच आपने सुना होगा, चिपक जाते हैं, ब्लड सकिंग सैंग्विवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बॉडी पे आके अटैच हो जाते हैं, तो ये भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, ये अंदर एंट्री
नहीं कर रहे। जबकि आप टेपवर्म को देखिए तो टेपवर्म एंटर्स थ्रू द फूड or the water in your intestine and stays over there. That is why it is an endoparasite. Fine. So ectoparasite जो है, the ones which I am circling with red are ectoparasites, that is these, and the one which I am circling with green is a endoparasite. ठीक है, all of these are ectoparasites. ठीक है, that is present out in inside the body या inside the host, and this is there outside the host. This is there outside the host. Got it? ठीक है। अब देखिए तीसरे तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि है होलोजोइक। होलोजोइक क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड फूड जो है इनटेक किया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना खाना बाहर प्लेट में थोड़े डाइजेस्ट कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। हम क्या करते हैं कि हम पूरा फूड इनटेक करते हैं, फिर वो बॉडी के अंदर जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है और फिर वो डाइजेस्ट होता है। अमीबा की भी यही स्टोरी है। तो देखिए हम और अमीबा कितने सिमिलर हैं, हम दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, बस ये अंतर है कि भाई अमीबा एक ही सेल का बना है, हम लोग मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, है ना। तो आप ये देखिए अमीबा जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स भी जो हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आइए देखा जाए फिर यहाँ पे कि how do organisms obtain their nutrition. Now since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is also different. See, organisms are eating food in different way, are eating different types of food. That is why their body design, the organ which is concerned with digestion is also different, है ना। सबके रिक्वायरमेंट अलग है, सबके खाने का तरीका अलग है, सबके खान पान का जो इंग्रेडिएंट है वो अलग है। तो इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम का डिज़ाइन भी अलग है। फिर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। फूड का मूड हो गया है ना, तो मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक ही सेल है बॉडी, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो यहाँ पे फूड को एनगल्फ कर लिया जाता है और कंप्लीट फूड को बॉडी सरफेस ही इनटेक कर लेती है। फिर but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different function. Okay, so यहाँ एग्जाम्पल में अमीबा दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल भाई ये वाली बात हो गई। अमीबा की कहानी ये वाली है, ये पॉइंट है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका एग्जाम्पल है मैन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मैन। देखो मैं बार बार मैन क्यों बोल रही हूँ, मैं काऊ क्यों नहीं बोल रही हूँ, मैं बफलो क्यों नहीं बोल रही हूँ। सबका है, सबके में इंटेस्टाइन अलग है। हमारी इंटेस्टाइन और काऊ की इंटेस्टाइन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, स्टमक भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। हम इसलिए सिर्फ मैन और अमीबा बार बार डिस्कस करें क्योंकि आपके CBSE करिकुलम के हिसाब से न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन मैन जो है वो डिटेल में टेकअप करना है। तो आइए देखा जाए न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो these are the different stages in the mode of nutrition in amoeba. So first one is ingestion. The first step is ingestion. क्या होता है यहाँ पे, देखिए सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है भाई, सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फीट, तो सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट। सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट। ठीक है, अब क्या होता है, सूडोपोडिया कुछ अलग से ऑर्गन नहीं है या कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अमीबा ने अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर दिया है और फूड को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, फूड एनगल्फ हो गया, तो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज नोन एज इंजेशन, खा लेना। ठीक है, खा लेने को क्या बोला जाएगा, इंजेशन। तो खाना जो है वो कैसे अंदर आया बॉडी के, सूडोपोडिया ने फूड को एनगल्फ कर लिया और बॉडी के अंदर ऑब्टेन कर लिया। नाउ सी, व्हेन द फूड इज एनगल्फ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। नाउ द एंजाइम्स are entering this food vacuole and then the process of digestion will begin. ठीक, ये फूड वैक्यूल बन गया। ये फूड वैक्यूल बेसिकली क्या है, यही जो फूड एनगल्फ हुआ था सूडोपोडिया से, उसी को सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया उसके अराउंड, वो कहलाएगा फूड वैक्यूल। ठीक, इसके अंदर आएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम
जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाइजेशन, ठीक है। एंजाइम्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, दिस विल बी नोन एज डाइजेशन। अब क्या है, डाइजेस्ट हो गया फूड, लेकिन सिर्फ वैक्यूल को तो नहीं चाहिए ना, पूरे साइटोप्लाज्म को चाहिए, पूरे साइटोप्लाज्म में फैलाना है, तो वहां पे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल अकर, ओके। द डाइजेस्टेड फूड विल डिफ्यूज आउट ऑफ द वैक्यूल एंड मूव इनटू द एंटायर साइटोप्लाज्म, okay. The digested food will move out of the vacuole by the process of diffusion and it will be obtained by the entire cytoplasm. This process is known as absorption. This process will be known as absorption. Now what absorption is basically the taking in of the digested food. जो भी parts of the body हैं उनमें digested food जो है वो पहुँचे। अब पहुँचा हुआ digested food जब use होगा उस process को बोला जाएगा assimilation, ठीक है। When the digested food is utilized, that process is known as assimilation. By this process the amoeba will grow, okay. By this process the amoeba will grow. Now whatever food is required by the amoeba, that the amoeba will keep, ठीक। बट कुछ undigested, unwanted, waste material है, उसको बाहर थ्रो करना है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा egestion. That process will be known as egestion. So the removal of the unwanted undigested food is known as egestion, ठीक। तो यहाँ पे फूड रिमूव हो गया जो अनडाइजेस्टेड था, तो देखिए क्या क्या स्टेप्स आए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही सारे स्टेप्स मैन में भी आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली सूडोपोडिया के थ्रू फूड को एनगल्फ कर लिया गया, उस फूड के अराउंड एक बन गया वैक्यूल जिसको बोला गया फूड वैक्यूल, उसमें प्रेजेंट हो गई, उसमें एंटर करी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिन्होंने कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट कर दिया इनटू सिंपलर फॉर्म्स। देन दैट सिंपलर फूड is diffused out of the food vacuole and absorbed by the cytoplasm, okay. Then after obtaining the simpler form of food, the digested food, the cell grows, that is the amoeba grows. This process is assimilation, and the unwanted, undigested, unrequired, जो भी आप एडजेक्टिव देना चाहें, वो फूड जो है वो क्या होगा, वो थ्रो आउट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। दिस इज अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, फाइन। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड देखा जाए। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ठीक है। अब ये आपके पिछले वीडियो का भी टेस्ट ऑफ नॉलेज है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पार्ट 1 था। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स क्लोरोफिल, सनलाइट, देखिए फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है और मार्कर भी बिल्कुल ग्रीन कलर का है। आप बताइए ऑल ऑफ दीज, तो इसके हिसाब से आप देखिए इक्वेशन अगर याद करें तो इसमें से सभी कुछ की जरूरत थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, अब देखिए याद करिए पिछले पार्ट को, अगर जिसने ध्यान से पढ़ा हुआ है, जिसने सिर्फ ऐसे नहीं कि वीडियो जो है जल्दी जल्दी 2x स्पीड पे लगा के भगा के देख लिया, वो नहीं, जिसने ध्यान से पढ़ा उसको याद होगा, हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यानी वाटर का ब्रेकडाउन, तो वाटर के ब्रेकडाउन के बाद ही ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। तो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ठीक है। अमीबा कैप्चर्स फूड विद द हेल्प ऑफ, अभी डिस्कस किया क्या भाई, सूडोपोडिया। ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये बात सही है क्या, सही है, गलत। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, भाई पहले सनलाइट बनती है, सनलाइट ट्रैप होती है, फिर एटीपी बनता है ना, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑटोट्रॉफ्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नो नो नो, क्लोरोप्लास्ट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत से, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स, ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे सेल्स एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वेरियस बॉडी पार्ट्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, ये भी बात सही है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर दे एक्सप्लेनिंग ईच अदर, नो दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट दे आर नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। चलिए अब आगे देखा जाए, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जैसे अभी आपको बताया था, देखिए खाना सभी को पसंद है ना, और ये डेली का काम है भाई। जैसे घरों में आमतौर पे मम्मी क्या कहती हैं, अभी जैसे आप लोग का समर वेकेशन स्टार्ट होगा
तो क्या कहा जाता है, आमतौर पे यही कहा जाता है ना कि कोई काम ही नहीं है, बस उठो खाओ सो जाओ और फिर उठो और फिर खाओ फिर सो जाओ, यही बात है ना। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि खाना जो है बड़ा सिंपल काम है, ऐसा कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जैसे आप देखिए, पहले आप खाना अपने शरीर के अंदर लेते हैं, आप मुंह में डालेंगे, यू विल पुट द फूड इन द बकल कैविटी, यू विल च्यू इट, देन इट विल बी मिक्सड विद सलाइवा, योर टंग विल हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड, mastication of food, your teeth will chew it, then there will be mixture of saliva secretion और तमाम चीज़ें। अभी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार कितना तो मेहनत हम लोग खाने में करते हैं, है ना। फिर आप देखो तो अब उसके बाद ये प्रोसेस खाने के बाद ये बढ़ेगा आगे डाइजेस्ट होने में। खाना जो खा रहे हो उससे एनर्जी तो आप सीधा ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सिंपलर फॉर्म्स, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा डाइजेशन। डाइजेस्ट कर लिया भाई, अब क्या करना है, तो भाई सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रखना थोड़े है, पूरे शरीर को चाहिए ना, है कि नहीं। भाई क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, है ना, तो आप हाथ और पैर और सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, खाना सारा पेट में पड़ा हुआ है, एनर्जी तो इनको भी चाहिए ना। तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल कर सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाए, उसको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। और वो फूड जो पहुंचा है उसको इस्तेमाल करा जाएगा इन एनर्जी प्रोडक्शन, वो है एसिमिलेशन। जो बच गया खाना, जो वेस्ट बच गया, उसको रिमूव करा जाएगा, वो कहलाएगा इजेशन। ठीक है, वो कहलाएगा इजेशन। फाइन, क्लियर। चलिए अब आगे देखा जाए एक एक करके। तो ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो देखिए बहुत हम लोग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा ऑर्गन नहीं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हम बात करें तो आर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ठीक, देन विद इन द माउथ इफ वी ओपन इट वी हैव द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। उस ओरल कैविटी में हमारे पास क्या क्या है, अगर हम देखें ओरल कैविटी में तो ओरल कैविटी विल हैव टीथ, टंग, ठीक है, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है जब आगे बढ़ेंगे तो फेरिंग्स है। फेरिंग्स देखिए हमारे नोज के भी ओपनिंग में है जो नेजोफेरिंग्स है, और माउथ के भी ओपनिंग में है ओरोफेरिंग्स, ठीक। तो यहाँ पे जो फेरिंग्स है ये ओरोफेरिंग्स है, दैट इज द ओरल फेरिंग्स, जो माउथ की ओपनिंग को ले रहा है। फिर वो फेरिंग्स ओपन होगा इनटू द ईसोफेगस। फेरिंग्स विंड पाइप में भी ओपन होता है और फूड पाइप में भी, वहां से बढ़ जाता है, ठीक है। ईसोफेगस इज द फूड पाइप एंड देन इट ओपन्स इनटू द स्टमक। तो ये माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस कहलाएगा हमारा फोरगट, ठीक है। क्या कहलाएगा? फोरगट। बेटा गट मतलब एलिमेंट्री कनाल, गट मतलब एलिमेंट्री कनाल। तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री कनाल या गट। तो ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में क्या क्या है? माउथ, बकल कैविटी में टीथ एंड टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस एंड द स्टमक। फिर आता है मिडगट। मिडगट जो है वो उसमें प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन हिस्से हैं, डिओडेनम, जूजिनम एंड इलियम, ठीक है। और उसके बाद आता है हाइंडगट। हाइंडगट में आती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें तीन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। और फिर अंत में आता है आखिर में एनस, जहां से वेस्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें जो सपोर्टिंग या एसेसरी ग्लैंड्स हैं, तो वही बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड और लिवर एंड पैंक्रियाज, और एक और स्ट्रक्चर आएगा गॉल ब्लैडर। देखिए इसका काम कोई ज़्यादा, अब देखिए शरीर में है तो किसी को अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन लिवर की सिक्रीशन को अपने में स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी गॉल ब्लैडर की है, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक बार देख लीजिए। उसको हम एलिमेंट्री कनाल या गट कहेंगे, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। The parts of the foregut are mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus and stomach. Then the midgut is comprising of the small intestine. It is divided into three parts, duodenum, jejunum and ileum. And the hindgut is again comprising of large intestine which has cecum, colon and rectum. And the last part is anus, which is meant for
रिमूवल ऑफ वेस्ट या थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं या सपोर्टिंग हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियाज हैं। एक स्ट्रक्चर और है, वो है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो एक एक करके देखा जाए तो आप अगर ये देखिए तो यहाँ पे देखिए पूरा कॉम्पोजिशन है। आप देखिए द बकल कैविटी, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, फूड पाइप दैट इज द ईसोफेगस, देन यू कैन सी द लिवर, द स्टमक। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये है। फिर यहाँ पे पैंक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये आपको जो दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये एनस है। ठीक है, तो ये आप कॉम्पोजिशन देखिए कैसे अरेंज्ड है हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स किस तरह से हैं। वी हैव द बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्टमक के ऊपर ही आपको लिवर मिलेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, अभी डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में है एनस। ठीक है, तो आइए देखा जाए कैसे फूड की एंट्री हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। तो यू टेक इन द फूड फ्रॉम योर माउथ। ठीक है, आप फूड कहाँ से इनटेक करेंगे? माउथ से। माउथ में आपने च्यू किया और वो फूड जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक में फिर निकल के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का चक्कर लगाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो भी प्रोसेसेस हैं वो इसी रास्ते में होंगे। इस प्रोसेस के बाद जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट बचेगा वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक, तो एक बार क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे पास है? इंजेशन जो बकल कैविटी में हो रहा है, फिर है डाइजेशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे, ये जैसे देखा। फिर है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिलेशन, और फिर है इजेशन। ठीक है, इजेशन यहाँ पे। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, कैसे होता है डाइजेशन ऑफ फूड? तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, इन द बकल कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फूड में 3-4 तरह के कंपोनेंट्स हैं हमें डिस्कस करने। फूड में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ये मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं के डाइजेशन की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द माउथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, उस माउथ में हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया टीथ है। ठीक है, तो टीथ हमारे पास 32 टीथ हैं हमारे परमानेंट सेट में, और 20 टीथ है हमारे मिल्क सेट में। ठीक है, मिल्क सेट और परमानेंट सेट। ठीक, ये तो सबको पता है ना। और उसके बाद जो हम अपना डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं परमानेंट सेट के लिए, 2 1 2 3, एक सेकेंड कॉमा लगाना था, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है परमानेंट सेट का। ठीक है, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है परमानेंट सेट का। ठीक है, यानी 2 इंसाइजर्स, 1 कनाइन, 2 प्रीमोलार्स और 3 प्रोमोलार्स, ये जो हैं ये आपके क्या हैं? ऊपर के हाफ जॉ में है, ऐसे लोअर हाफ जॉ में है, और इंटू 2 कर दिया बिकॉज द अदर हाफ ऑफ द जॉ। तो ये डेंटल फॉर्मूला इतने के लिए लिखा गया है, ऊपर का आधा जॉ, नीचे का आधा जॉ, और इंटू 2 कर दिया, मतलब भाई जितना इधर है उतना इधर होगा, इतना इधर होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा टीथ है, अगर हम अपने टीथ की बात करें तो हमारा टीथ जो है, हम लोग जो है, जैसे आप देखिए लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ है, एक परमानेंट सेट है और एक मिल्क सेट है। तो इस कारण हम लोग क्या हैं? हम लोग है डिफियोडोंट। हम क्या हैं? डिफियोडोंट, यानी हैविंग 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ इन वन लाइफ टाइम। एक जीवन काल में 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं, इसलिए हम क्या हैं? डिफियोडोंट। हम इस वजह से डिफियोडोंट हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ टीथ। फिर उसके बाद आप देखिए हमारे एक ही सेट में, एक ही सिंगल सेट में हमारे पास अलग अलग तरीके के दांत हैं। देखिए, फील करिएगा, आपके आगे वाले दांत, फिर इंसाइजर्स, कनाइंस, प्रीमोलार्स, मोलार्स, सबका शेप, डिज़ाइन अलग है, फंक्शन अलग है। तो हम इस वजह से क्या है? हम हैं हेटेरोडोंट। हम क्या हैं? हेटेरोडोंट।
ठीक है, हम है हेटेरोडोंट, ठीक है। और हमारे दांत जो हैं वो कहीं लूजली हैंगिंग तो है नहीं, है ना भाई, मजबूती से जबड़ों में लगे हुए हैं, जॉज में फिटेड हैं, तो हम इस वजह से क्या है, थीकोडोंट। हम क्या है, थीकोडोंट, यानी एम्बेडेड इन द जॉज, ठीक है, जबड़ों में लगे हुए हैं, इसलिए हम क्या हैं, थीकोडोंट। अलग अलग तरीके के दांत है, इसलिए हम क्या है, हेटेरोडोंट। और लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ है, इसलिए हम है डिफियोडोंट। ये सब टर्म्स है हमारे दांत के बारे में, बस जान लीजिए। अब आइए, तो इन्हीं दांतों से हमने अपने फूड को च्यू किया, बाइट किया, कट किया, ग्राइंड किया, और उसके बाद टंग के थ्रू हमने मिक्स किया। टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सेंसेशन के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग में कैसा रिसेप्टर प्रेजेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है, टेस्ट के सेंसेशंस लेगा, ठीक है। तो टंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टेस्ट बड्स होंगे, ठीक है, क्या क्या होंगे, टेस्ट बड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब मेन बात पे आते हैं, जो डाइजेशन वाली बात है, कि फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन माउथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हियर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च विच इज अ पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सलाइवरी ग्लैंड आएगा। अभी समझिए जरा, बकल कैविटी में ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड बेटा 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड इज 3 पेयर ऑफ ग्लैंड। कौन कौन है यहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड, एक पैर है पैरोटिड ग्लैंड, एक पैर है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों ग्लैंड जो हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड आर बेसिकली 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड आपके चीक के पास है, सबलिंगुअल आपके टंग के नीचे है, सब मैक्सिलरी आपके लोअर जॉ के पास है, जो टंग के नीचे ही ओपन होता है। तो आप देखिए 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये तीनों ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो है सलाइवरी डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में डाल देते हैं, ठीक है। ये अपना सिक्रीशन जो है सलाइवरी डक्ट के थ्रू बकल कैविटी में डाल देते हैं, ठीक। आप जैसे देखिए, इनका जो सिक्रीशन है ये कहलाता है, अभी आ जाइए वापस, तो देखिए इसके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं सलाइवा। सिक्रीशन इज सलाइवा, ठीक है। ये सलाइवा क्या है, सलाइवा कंटेन्स वाटर एंड एंजाइम्स, बेसिकली कौन सी एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। क्या कहलाती है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। पहले इसका पुराना नाम था टाइलिन, अब नहीं बोलते, ये पहले इसको हम लोग बोलते थे टाइलिन, ठीक है, अब इसको नहीं बोलते हम लोग। तो देखिए सलाइवरी अमाइलेज जो है उसका एक्शन क्या है, जो भी हमारे फूड में स्टार्च है, स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है। इस सलाइवरी अमाइलेज का पीएच देखिए क्या है, 6.8, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ठीक है, 6.8 दैट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अब ये स्टार्च क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू माल्टोज विच इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, इट इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। तो देखिए कोई कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत जो लंबा मॉलिक्यूल था उसको तोड़ के थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। लेकिन हमें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, हमें सिंपल में नहीं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करना है। तो स्टार्च चेंजेस टू माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो सबसे पहले आप देखिए बकल कैविटी में डाइजेशन किसका शुरू हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, बाकी प्रोटीन और फैट का कोई डाइजेशन
नहीं हो रहा है बकल कैविटी में, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये सलाइवा के साथ मिक्स्ड है, इस फूड को हम लोग बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे भाई? बोलस। कहाँ से है बोलस? क्या है? इट इज द फूड विच इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, द सॉफ्ट बॉल ऑफ फूड विच इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, ठीक है। द सॉफ्ट बॉल ऑफ फूड, सॉफ्ट बॉल ऑफ फूड विच इज मिक्स्ड विथ सलाइवा। ये लो भैया, चलो। हाँ, तो अब यहाँ क्या है? सॉफ्ट बॉल है जो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है। अब ये बोलस जो है क्या करेगा? क्यों बॉल बनाएगा? क्योंकि आपके फूड पाइप में ये आराम से नीचे फिसल कर आ सके। तो अब यहाँ पे मूवमेंट होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, यानी विगरस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द फूड पाइप। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है खिसक के नीचे चला जाएगा, ठीक है, और वहाँ चला जाएगा। अब देखिए फूड पाइप में फूड है, वहाँ कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप, क्योंकि वहाँ कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। तो फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। और एंजाइम बेटा क्या है? एंजाइम्स क्या हैं? देखिए एंजाइम्स वो केमिकल्स हैं, वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी जो रिएक्शन 4 घंटे में होने वाला था उसको 1 घंटे में करके रख देते हैं, बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। खुद पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन मोटिवेट कर देते रिएक्शन को कि भाई तुम जल्दी हो, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब आइए देखिए, अब हमारे पास बोलस है जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, कार्बोहाइड्रेट का उसमें पार्शियल डाइजेशन हो गया है, स्टार्च हैज चेंज्ड इनटू माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, बाकी प्रोटीन और फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ है। तो अब आइए डाइजेशन ऑफ स्टमक, तो यहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। फैट कहीं अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन द फूड एंटर्स इट। आप देखिए खाइए, अभी देखिए पतले होंगे और खा लिया तो पेट आगे निकल गया, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पार्टियों में जाते हैं, यहाँ से तो बढ़िया घर से तैयार व्यार होके गए, बन ठन के कोई फिटिंग का कपड़ा भी पहन लिया, जीन्स जीन्स, है ना, और उधर गए खा लिया अपना बढ़िया, उसके बाद जो है जीन्स को अनबटन करना पड़ जाता है, टाइट हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि फूड जो है जब स्टमक में जाएगा तो देन द स्टमक इज एक्सपैंडिंग, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक इज हेल्पिंग इन मिक्सिंग द फूड थॉरली, ठीक है, विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। बिल्कुल मिक्सर ग्राइंडर की तरह स्टमक चलता है, चर्निंग, खाना वहाँ चर्न कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्स कैसी हैं? हाईली मस्कुलर, बहुत मस्कुलर वॉल्स है। द डाइजेशन ऑफ द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब स्टमक में जो है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स है, पेप्टिक सेल है, पेराइटल सेल्स है, चीफ सेल्स है, ठीक है, वो वॉल ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट हैं जो अलग अलग सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो प्रोड्यूस करती हैं HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। बेटा ये जो प्रोड्यूस होती है ये इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस होती है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होती है। ये पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजेन क्या है बेटा? इनएक्टिव एंजाइम जो एक्टिवेट होगा जब उसको HCl मिलेगा। तो पेप्सिनोजेन को जब HCl मिल जाएगा स्टमक में तो ये कन्वर्ट होगा इनटू पेप्सिन, दैट इज द एक्टिव एंजाइम, ठीक। और तीसरा मटेरियल है म्यूकस, थर्ड मटेरियल इज म्यूकस, ठीक है, फाइन। अब आइए आगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पे अभी बात जानिए कि हुआ क्या, ये डाइजेशन वाली बात। देखिए HCl ने मीडियम को एसिडिक कर दिया, जो HCl है स्टमक में उसने मीडियम को हाईली एसिडिक कर दिया बेटा, ठीक है, यानी pH यहाँ पे लेस देन 2 हो गया है स्टमक में, pH इज लेस देन 2, इतना हो गया है। अब क्या है कि ये HCl ने पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया इनटू पेप्सिन जो कि एक्टिव है, ठीक है। ये इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। ये HCl का एक तो ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है फूड में जो जर्म्स हैं
उनको किल कर देना, किल द जर्म्स इन द फूड। कोई भी जो फूड अंदर आया है उसको किल कर देने की जिम्मेदारी किसकी है? HCl की। ठीक, तो अगर आता है फंक्शन ऑफ HCl इन द स्टमक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे? एक तो एक्टिवेट द पेप्सिनोजेन एंड मेक इट टू कन्वर्टेड टू पेप्सिन एंड किल द जर्म्स इन द फूड। अब पेप्सिन की क्या कहानी है? पेप्सिन जो एंजाइम है ये आपके फूड के प्रोटीन पे एक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। किस में कन्वर्ट कर देगा? इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, फाइन। एक और एंजाइम आती है स्टमक में, वो है रेनिन, इसी पेप्सिन के साथ, ठीक है, वो है रेनिन। ठीक है, ये क्या करेगा? एक सेकेंड बेटा, ठीक है, ये क्या करेगा? जो आपके मिल्क पीते हैं ना, उस मिल्क में प्रोटीन होते हैं केसीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन, ये उसको डाइजेस्ट कर देगा। रेनिन विल डाइजेस्ट द, ये डबल एन होगा, ठीक है, रेनिन विल डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन केसीन इनटू, पहले तो कन्वर्ट करेगा इनटू पैरा केसीन एंड फिर इसको कन्वर्ट करेगा इनटू कैल्शियम पैराकेसिनेट। ठीक है, पैराकेसिनेट। तो मिल्क प्रोटीन का भी डाइजेशन जो है, ये दो प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है स्टमक में हो रहा है, यानी प्रोटीन will be digested by pepsin in the stomach and converted to peptone, and the milk protein casein will be digested by renin converted to paracasein and then to calcium paracasinate। ठीक है, और आखिरी बचा म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम है? ये देखो बेटा, ये एसिडिक स्टमक हो गया है, इतना हाईली एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये वॉल ऑफ द स्टमक को बर्न भी तो कर सकता है। तो म्यूकस लाइनिंग का क्या है? टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल, टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। देखिए कई बार क्या होता है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत डाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप नहीं खा पाए, तो यू स्टार्ट फीलिंग बर्निंग सेंसेशंस। व्हाई इज इट सो? आप नहीं खा रहे हो, लेकिन बॉडी को तो नहीं पता ना कि आप नहीं खा रहे हो, उन्होंने अपने समय पे HCl वगैरह रिलीज कर दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म ऐसे ही स्किप करेंगे मील्स, तो आपका वो जो रिलीज HCl है वो धीरे धीरे आपके स्टमक की वॉल को कोरोड करने लगता है, एंड विच लीड्स टू पेप्टिक अल्सर। इसलिए टाइमली मील लेना बहुत ज़रूरी है, समय पे खाइए। जो आपके डाइटरी पैटर्न है उसको बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट मत करा करिए कि किसी दिन 10 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 1 बजे खा रहे हैं, किसी दिन शाम में 4 बजे खा रहे हैं। जो आपकी फिक्स रूटीन है ईटिंग को लेके स्पेशली, उसको आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपके एंजाइम उसी के अकॉर्डिंग सिक्रीट होते हैं। See, there is a biological clock in your body. You need not to disturb that every now and then. Once in a while, चलिए ठीक है, कोई मजबूरी रही तो हो गया, है ना। लेकिन अगर आप अपने टाइमली फूड नहीं दे रहे हैं स्टमक को, तो HCl तो वैसे भी सिक्रीट होगा, वो स्टमक की वॉल को कोरोड करने लगेगा। ठीक है, तो अब आपका फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया था पार्शियल, जो कि बकल कैविटी में। प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियल हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, वो हो गया स्टमक में। मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई है। अब ये फूड जो है, ये एसिडिक फूड जो स्टमक में है, ये कहलाता है काइम। ठीक, तो बकल कैविटी टू ईसोफेगस क्या कह रहा था? बोलस। ठीक है, बोलस क्या था? बोलस वॉज फ्रॉम बकल कैविटी टू फूड पाइप, एंड काइम इज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बोलस जो है वो न्यूट्रल मीडियम है, स्लाइटली एल्कलाइन। काइम जो है वो हाईली एसिडिक मीडियम से जा रहा है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्टमक तक तो हमने देख लिया था, अब आइए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डाइजेशन हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए अभी तक क्या हुआ था, बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड था वो सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में डाइजेस्ट होके एक डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया था जो कि था माल्टोज। स्टमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था इनटू प्रोटीएज, ठीक है, पेप्टोन्स सॉरी, ठीक है। अब आता है फूड, वहाँ पे हमने लिखा था एक टर्म काइम, है ना, हमने मेंशन किया था एक टर्म काइम जो कि वाइट पेस्ट लाइक फूड हो जाता है जब फूड की चर्निंग हो जाती है स्टमक में बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देखिए स्टमक का मैकेनिज्म देखिए कैसे ये काम कर रहा है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक जो है, इफ़ यू सी कि फूड को देखिए स्टमक में एंटर हुआ और ये देखिए चर्निंग एक्शन कैसे मूव कर रहा है स्टमक और फूड को कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू अ पेस्ट। उस पेस्ट को हम लोग बोलेंगे काइम, ठीक है। अब देखिए बेटा स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि स्टमक के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले है फंडस, ठीक है, फिर है पाइलोरिक, सॉरी कार्डियक है, ये वाला पार्ट जो है ये कार्डियक है, एक सेकेंड, ये कार्डियक पार्ट है जो सेंट्रल पार्ट है, और आखिरी है जो यहाँ पर है ये है पाइलोरिक, ठीक है बेटा। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, तो ईसोफेगस विल सेंड द बोलस टू विच पार्ट, फंडस, एंड काइम विल बी सेंट आउट ऑफ द स्टमक थ्रू विच पार्ट, पाइलोरिक। तो बेटा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक ओपन होता है तो पाइलोरिक पार्ट लास्ट पार्ट है स्टमक का, तो यहाँ एक ओपनिंग है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, यहाँ एक ओपनिंग है जिसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ काइम इनटू द डिओडेनम, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ काइम इनटू द डिओडेनम, ठीक है। तो आप अगर देखें तो डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए भाई स्मॉल वैसे है नहीं, ये स्मॉल, लेंथ इसकी लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है, बट इसका डायमीटर कम है और ये कॉइल्ड होके जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन इसके अराउंड प्रेजेंट है और कॉइल्ड होके उतने एरिया में प्रेजेंट है, कन्फाइंड है, हम इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं। अब एक बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी की लाइन भी है कि हर्बीवोर्स have long small intestine, ठीक है, और कार्निवोर्स जो हैं they have shorter, in comparison to herbivores they have shorter small intestine, ठीक है। तो क्या रीज़न है ऐसा कि हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर है और कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्टर है? रीज़न ये है कि हर्बीवोर्स खाते हैं प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है। प्लांट में जनरली जो फूड आइटम में जो प्रेजेंट है कंपोनेंट वो है सेल्यूलोज। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द हर्बीवोर इज लॉन्गर। जबकि कार्निवोर्स का मेजर डाइट जो है वो मीट बेस्ड है, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मीट वगैरह जो है ये प्रोटीन बेस्ड डाइट है। प्रोटीन इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज इज अ सिंपलर माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में है, इसलिए इसको डाइजेस्ट करना भी सेल्यूलोज के मुकाबले आसान है। इस वजह से इनकी इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर है और हर्बीवोर की लॉन्गर है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर क्या खाते हैं, सेल्यूलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स, और ये क्या खाते हैं, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ईजियर है इन कंपैरिजन टू सेल्यूलोज, इसलिए इसकी इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम ये बात कर रहे थे कि द फूड हैज़ कम इनटू द डिओडेनम, जो फूड डिओडेनम में आया है वो एसिडिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम जो है वो एल्कलाइन है, यानी बेसिक है, ठीक है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो बेसिक है। जैसे ये बता रही थी मैं कि यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक,
यहाँ मीडियम क्या है, बेसिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आइए देखा जाए क्या क्या है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर कौन सा बेटा, अभी मैंने आपको बताया, पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब बेटा दरवाजा समझ लीजिए, आम भाषा में दरवाजा, ठीक है। पाइलोरिक इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड फंडस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। तो एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है, ईसोफेगस पे भी जो एंड स्टमक के बीच में जो है वो है फंडिक स्फिंक्टर, वहाँ जो स्फिंक्टर है वो फंडिक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में जो जंक्शन है वो कौन है, पाइलोरिक, ठीक है, क्लियर। Now the longest part of the alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive coiling is the small intestine। जैसे मैंने आपको बताया ये लॉन्ग इंटेस्टाइन से भी लंबा है, लेकिन नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि ये फोल्ड करके कॉम्पैक्टली डाल दिया गया है वहाँ पे। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ के बाद अब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर द लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक। Now elementary canal of herbivores, यही मैंने डिस्कस किया था, is larger than carnivores due to presence of vermiform appendix। Now this vermiform appendix is present in herbivores। ये क्या करता है, it is the site of digestion of cellulose, ठीक है, site of digestion of cellulose, यानी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है हर्बीवोर्स के पास जो कि कार्निवोर्स के पास नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाज। तो बेटा अब थोड़ा सा ये भी जानना पड़ेगा। एंड द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडेड एंड हैव्स टू बी मेड एल्कलाइन। अभी मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन या बेसिक मीडियम, और फूड जो स्टमक से आ रहा है वो एसिड मिक्स्ड फूड है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब होने से पहले, डाइजेशन होने से पहले कुछ बाहर से भी जूसेस आएंगे, लिवर से जूस आएगा, पैंक्रियास से जूस आएगा। तो आइए एक बार वो देख लें। तो जो हमारा पहला एसेसरी ग्लैंड है वो है लिवर। देखिए तो लिवर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर, ठीक है। 1/40 ऑफ आवर बॉडी वेट इज द साइज ऑफ द लिवर। वेट ऑफ द लिवर क्या है, 1/40 ऑफ द बॉडी वेट। किसी भी इंडिविजुअल का 1/40 ऑफ द बॉडी वेट विल बी द वेट ऑफ द लिवर, ठीक है। देखिए बिल्कुल कितने खुश हैं, आपने हेल्दी लिवर रखा है, डाइट प्रॉपर रहे, क्लीन टॉक्सिक फ्री फूड ड्रिंक्स आप लें तो योर लिवर विल बी हैप्पी एज इट इज, ठीक है। बट इफ यू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन दिस देन द स्माइल कैन फेड अवे, द लिवर स्माइल कैन फेड अवे, ठीक है। तो यहाँ हमें जानना है हम लिवर क्यों पढ़ रहे हैं। लिवर जो प्रोड्यूस करता है वो है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, बाइल जूस, ठीक है, लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। अब देखिए बाइल जूस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है बाइल जूस। बाइल जूस जो है ये एक जो सिक्रीटेड बाय लिवर है, ठीक है, स्लाइटली येलो फ्लूइड है, स्लाइटली येलो कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। मैं जो कलर्ड की स्पेलिंग यूज करती हूँ उस पर यू नहीं आता क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग है, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में आप यू लगाते हैं। तो स्लाइटली येलो कलर्ड फ्लूइड है। उसके बाद आप अगर देखें तो बाइल जूस जो है ये क्या कंटेन करता है, बाइल जूस कंटेन्स, what all does it contain? It contains salts, pigments, fine, it contains salts, pigments, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पिगमेंट है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे तो पिगमेंट का क्या काम है, पिगमेंट का काम है यहाँ पे टू प्रोवाइड कलर टू द फीकल मैटर, टू प्रोवाइड कलर टू द फीकल मैटर, ठीक है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है इजेशन में उसको कलर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, बाइल जूस में प्रेजेंट पिगमेंट्स की है,
ठीक। और जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं बेटा, ये करते इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या है, इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स into small globules, into small globules। ठीक है बेटा। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस में क्या क्या है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जो बाइल पिगमेंट है वो क्या कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग कलर टू द फीकल मैटर। देखो अभी बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर है, सिक्रेटेड बाय लिवर, बट इट इज stored in the gall bladder, stored in the gall bladder। ठीक है, तो ये पहले लिवर से प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, और गॉल ब्लैडर से होते हुए, गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलेगा, हेपेटिक डक्ट, उसके बाद जो है ये पैंक्रियाज के सिक्रीशन के साथ मिलके हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट के रास्ते डिओडेनम में ओपन होगा। ठीक है, तो यहां से निकला और ये रास्ते पे आया बाय द हेल्प ऑफ हेपेटिक डक्ट। कौन सा डक्ट, हेपेटिक। देखो बेटा हेपेटिक वर्ड जो है वो लिवर के लिए है, हेपेटिक डक्ट। ठीक, तो ये जो सिक्रीशन है बाइल जूस का, ये लिवर से गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से आगे कैसे जाएगा, हेपेटिक डक्ट से। ठीक है, तो आप जैसे देखिए लिवर ने क्या सिक्रीशन प्रोड्यूस किया, बाइल जूस। ठीक, अब अगर आप आगे देखेंगे तो अगला जो हमारा एसेसरी ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। जो अगला एसेसरी ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। देखो बेटा पैंक्रियाज जो है एक लीफ शेप स्ट्रक्चर है, लीफ शेप ऑर्गन है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और पैंक्रियाज जो है एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जो एंडोक्राइन इन नेचर भी है और एक्सोक्राइन इन नेचर भी है। अगला चैप्टर जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज एंडोक्राइन इन नेचर ऑल्सो एंड इट इज एक्सोक्राइन इन नेचर ऑल्सो। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक्सोक्राइन वो पार्ट है जिसके पास जो है डक्ट है, और एंडोक्राइन वो पार्ट है जिसके पास डक्ट नहीं है, डक्टलेस है। यानी जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस होगा वो सीधा ब्लड में डाल दिया जाएगा, वो एंडोक्राइन हो जाएगा। डक्टलेस इज एंडोक्राइन। और अगर कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस हुआ और डक्ट के रास्ते वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा तो वो एक्सोक्राइन कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक्सोक्राइन। ठीक, तो पैंक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है। जब वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन जो शुगर कंट्रोल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो एंडोक्राइन पार्ट है। और जो डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस है वो जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पैंक्रियाज का जो फंक्शन है। अगर देखा जाए तो पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस, पैंक्रियाज विल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये और ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये कंटेन करता है सेवरल एंजाइम, जैसे कि क्या क्या है इस पे, ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। ठीक, फिर क्या है यहाँ पे, लाइपेज, फिर क्या है यहाँ पे, एक और अमाइलेज, और क्या है बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। ठीक है, और भी दो एंजाइम्स हैं बट वो आपके सिलेबस के स्कोप के बियॉन्ड है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस। ठीक है, वो और जो है इलास्टेज, बट वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव पोर्शन के हिसाब से भी यही 4 एंजाइम्स आपको पढ़नी है। वैसे टोटल पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स
6 एंजाइम्स, ओके, इट कंटेन्स 6 एंजाइम्स, बट सिंस आपके स्कोप ऑफ सिलेबस के बियॉन्ड है इसलिए मैं आपको सिर्फ 4 बता रही हूँ। बाकी दोनों जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस हैं और इलास्टेज हैं वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, बहुत पढ़ना भी कोई ठीक बात नहीं है, जितना नेसेसरी है, क्योंकि पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो अभी जितना आपके स्कोप ऑफ सिलेबस के है हिसाब से उतना पढ़िए, जैसे जैसे आप आगे और जाते रहेंगे और धीरे धीरे स्टेप्स लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इनका काम क्या है, ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन दोनों जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म है, दोनों जो हैं वो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है, अगर हम लोग देखें जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है ये क्या है यहाँ पे, हाँ अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो काइमोट्रिप्सिनोजेन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन will convert into chymotrypsin, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली ये तो एक हो गया, दूसरा जो है वो है ट्रिप्सिनोजेन। तो पहले तो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट होना पड़ेगा ट्रिप्सिन में, तभी तो ये आ पाएगा। तो ट्रिप्सिनोजेन, अभी एक एक करके इनके फंक्शन भी लिखेंगे, जो है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंटेरोकाइनेज will change to ट्रिप्सिन, ये हो गया एक्टिव फॉर्म, ठीक है बेटा। और यही ट्रिप्सिन अब काइमोट्रिप्सिनोजेन को क्या बनाएगा, काइमोट्रिप्सिन, ठीक। अब देखिए लाइपेज क्या कर रहा है, जो फैट है, कौन से फैट, इमल्सिफाइड फैट जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। कौन कर रहा है ये फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट, लाइपेज, कौन कर रहा है, लाइपेज, ठीक है। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बचा था वही कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो गए, इनटू डाइसैकेराइड्स, ठीक है, इनटू डाइसैकेराइड्स। ये कौन कर रहा है, अमाइलेज, कौन कर रहा है, अमाइलेज। तो देखिए पैंक्रियाटिक जूस में हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन will act on the protein and it will convert it into again dipeptides, ठीक है। ट्रिप्सिन will convert the protein into dipeptides, ठीक है। तो ये सब तो पैंक्रियाटिक जूस में है। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, पैंक्रियाज में कोई डाइजेशन नहीं होगा, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा और वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कैरी होके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में, वहां पे जाके जो है डाइजेशन होगा, ठीक। तो देखिए बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है, एंड the pancreatic juice from the pancreas, देखिए बेटा ये कहाँ से आ रहा है, हाँ ये आ रहा है हिपैटिक डक्ट से, ठीक, और ये आ रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट से। ये किसके थ्रू आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट से। दोनों को जाना कहाँ है, दोनों को जाना डिओडेनम में है। तो फिर दोनों ने कहा अलग अलग क्यों जाए भाई, एक ही साथ चल सकते हैं हम लोग जब, तो
तो दोनों ने एक कॉमन डक्ट बना लिया जिसको क्या बोला जाएगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन डक्ट है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट विच विल ओपन इनटू द डिओडेनम। ये कहाँ ओपन होगा, डिओडेनम में, ठीक है बेटा। तो बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, दोनों जो है एक कॉमन डक्ट के थ्रू डिओडेनम में आएंगे, वो कहलाएगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक। अब आप देखिए, हम लोग वही डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, तो उसी में अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में जो है बाइल जूस भी आ गया और पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया, एंड वॉल्स ऑफ द डिओडेनम जो हैं वो भी रिलीज करती हैं, जो डिओडेनम की वॉल हैं वो भी रिलीज करती हैं द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। क्या रिलीज करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो आइए देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है, पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस है। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस विल परफॉर्म इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, ऑफ फैट। क्या हुआ यहाँ पे, जो फैट था उस पे बाइल जूस ने एक्ट किया और कन्वर्ट कर दिया इनटू इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, ये हुआ बाइल जूस के एक्शन में, ठीक। दूसरी कहानी, यहाँ पे अब पैंक्रियाटिक जूस भी आ चुका है। पैंक्रियाटिक जूस के लिए मैं पीजे लिख रही हूँ, पुअर जोक नहीं समझिएगा। पैंक्रियाटिक जूस के, अब पैंक्रियाटिक जूस एक्ट किस मीडियम में करेगा, एल्कलाइन मीडियम में। किस मीडियम में एक्ट करेगा, एल्कलाइन मीडियम चाहिए उसको। तो एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। द इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द डिओडेनम आर मेकिंग द मीडियम एल्कलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जैसे पढ़ा था, जो है प्रोटीन्स हैं आपकी, ठीक है, ये प्रोटीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है, दे विल चेंज इनटू पेप्टाइड्स। फिर आपके पास थे लाइपेज, तो लाइपेज में जो इमल्सिफाइड फैट था आपका, ठीक है, जो इमल्सिफाइड फैट था वो चेंज हो जाएगा, इमल्सिफाइड फैट इनटू जो है फैट ग्लोब्यूल्स। फिर आपके पास था कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइलेज, in presence of enzyme amylase will change into disaccharide, ठीक है बेटा। डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल। तो पैंक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम है। ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारी स्टोरी कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर आपके पास आएगा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है बेटा। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्या करेगा, वो कहाँ से आया है, जो इंटेस्टाइनल जूस है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द डिओडेनम, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग जो है सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सकस एंटेरिकस, ठीक है, ठीक है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। ये क्या क्या कंटेन करता है बेटा, इसके अंदर भी कौन कौन से एंजाइम है। अब देखिए इसमें क्या है,
आपने माउथ में बकल कैविटी में माल्टोज में ब्रेक डाउन कर दिया था, माल्टोज हैज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज in the presence of enzyme maltase, in presence of enzyme maltase, ठीक है। और ये डाइसैकेराइड है बेटा, तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक। फिर उसी तरह लैक्टोज जो मिल्क में है, in presence of enzyme lactase, in presence of enzyme lactase will convert into ग्लूकोज एंड एक और शुगर है गैलेक्टोज, इन गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है आपके फैट ग्लोब्यूल्स थे, जो एमल्सिफाइड फैट था, फैट ग्लोब्यूल्स थे, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगेन, देखो बेटा इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम है लाइपेज, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आएंगे पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स, अगेन यहाँ पे एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन, यहाँ पे भी, और कन्वर्ट कर देगा इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है, इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और जैसे अभी जो है यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो आपके डीएनए में प्रेजेंट हैं, आरएनए में प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए अब ये न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू न्यूक्लियोसाइड्स एंड ऑल, तो ये कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम होंगी न्यूक्लियोटाइडेसेस, क्या होगी, न्यूक्लियोटाइडेसेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेसेस, ये कन्वर्ट कर देगी इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये डाइजेशन इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आप देखिए ये सारा कुछ जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाज से आया हुआ पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से आया हुआ बाइल जूस, ये सब कुछ जो है आ गए हैं इंटेस्टाइन में। वहाँ पे इनके अंदर अलग अलग एंजाइम्स हैं जो अलग अलग डाइजेशन के प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा समरी देख लिया जाए जिससे पहले कि हम दूसरे पे बढ़े। तो देखिए फूड कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए फूड कॉम्पोनेंट जो हमारा है, कौन कौन से फूड कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ पे जाके ये ओवर हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट्स इन, ठीक है, एंड गेट्स ओवर इन, ठीक है। तो वी हैव द फर्स्ट फूड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, it starts in the buccal cavity, ठीक है, in the presence of enzyme salivary amylase and gets over in the ileum of the small intestine. duodenum में नहीं, ileum में complete हुआ है, ठीक है। दूसरा protein starts in the stomach in presence of enzyme pepsin, okay, in presence of enzyme pepsin and gets over again in the ileum in the presence of enzyme trypsin from the pancreatic juice and the intestinal juice, chymotrypsin, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आते हैं फैट्स जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे अगर आप देखें तो डिओडेनम में और ख़त्म हो रहा है इलियम में, ठीक है बेटा। तो डाइजेशन का प्रोसेस इफ यू सी इट इज ऑक्यूपाइंग द एंटायर गट, पूरे गट का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। बकल कैविटी में भी डाइजेशन हुआ है, स्टमक में भी डाइजेशन हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ किस में नहीं है, ईसोफेगस में, द फूड पाइप, नो डाइजेशन हैज टेकन प्लेस। फेरिंग्स में भी, सिंस फेरिंग्स इसका एक पार्ट है, कनेक्टिंग पार्ट है, तो वहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है।
पैंक्रियाज और लिवर ने भी सिर्फ सिक्रीशन प्रोड्यूस किया है, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। पैंक्रियाज और लिवर ने सिक्रीशन प्रोड्यूस किया है, पोर कर दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, जो कि कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करके डाल दे रहे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके अंदर कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो दिस इज वेयर वी फिनिश द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन। जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मिले, पहुंचे, तो इसके लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिजाइंड है दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दैट डिजाइनिंग इज प्रेजेंस ऑफ विलाय। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किस चीज का है बेटा? ये विलाय का है। दिस इज विलाय। विलाय क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? विलाय। और ये एक एनलार्ज विलाय है। तो एक बार जरा विलाय का स्ट्रक्चर डिस्कस कर ले। तो आउटर वॉल अगर आप देखेंगे तो यू आर एबल टू सी द थिन एपिथेलियम। कैन यू सी? थिन एपिथेलियम का पर्पस क्या है? एल्विलाई में भी थिन एपिथेलियम होता है। अभी आगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एल्विलाई ऑल्सो हैज थिन एपिथेलियम। वेरेवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज of material, there the epithelium is thin. Wherever there is exchange involved, the epithelium is thin. जहाँ पे भी कोई material का exchange हो रहा है epithelium वहाँ thin हो जाता है, ठीक है। अब बीच में आपको दिखाई देंगे यहाँ पे से निकलते हुए जो है lymphatic duct, जिसको हम लोग बोल रहे हैं lacteal। क्या बोल रहे हैं? lacteal। We are calling it lacteals, ठीक है। We are calling it lacteals, fine। And then we have the blood capillary। We have the blood capillary। देखिए blood capillary के थ्रू तो ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज विलाय में एब्जॉर्ब होगा और it will be poured into the blood capillaries and with the help of the blood capillary it will reach the blood stream and it will be delivered to different cells in the body। lacteals में क्या है? lacteals में absorption of proteins and fats। Absorption of protein and fats will take place in the lacteals, ठीक है। lacteals lymphatic vessels हैं और जैसा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी चैनल पे 9th क्लास की एनिमल टिश्यू की वीडियो है, उसमें मैंने लिम्फ समझाया है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लिम्फैटिक वेसल्स जो हैं बेसिकली ये इंट्रासेल्यूलर जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है उसको कलेक्ट करते हैं एम्प्टी स्पेसेस से एंड अल्टीमेटली दे पोर इट इनटू द ब्लड ओनली। ब्लड में ही ले जाके डालते हैं। तो ये कनेक्शन है बिटवीन ब्लड एंड द इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, फाइन। तो प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पे गए? लैक्टेल्स में। लैक्टेल्स क्या है? टाइनी लिम्फैटिक वेसल्स। और ग्लूकोज कहाँ पे गया? ब्लड कैपिलरीज में। सो द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन आर मॉडिफाइड एज दे हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। देखिए अब विलाय का रोल क्या है, क्यों ऐसा करा गया? आप खुद सोचो, अगर सिर्फ इंटेस्टाइन की वॉल ऐसी होती तो इसका सरफेस एरिया कम होता या ज्यादा होता? कम होता ना। और अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, फोल्डिंग्स हो गए उसके ऊपर, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। मोर सरफेस एरिया, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दैट इज मोर यूटिलिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में जितना भी हमने डाइजेस्ट किया है कंपोनेंट उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होने के लिए इंटेस्टाइन ने अडाप्टेशन कर लिया कि न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, जिसको क्या बोला गया? विलाय, ठीक। अब देखिए the villi are richly supplied with blood vessels which we have seen, which take the absorbed food, which part of the food? The glucose, to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues। ये assimilation की बात है, ठीक है। और प्रोटीन्स और फैट को किसने एब्जॉर्ब किया? लैक्टियल ने। और ब्लड में ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होके जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और आएगा इससे पहले, बट सिंस वो आपके एनसीईआरटी में उतने डिटेल में नहीं दिया है तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड।
देखिए एसिमिलेशन बेटा मतलब होता है यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस नीड्स, यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फूड एब्जॉर्ब हो गया और बॉडी सेल्स तक पहुंच गया तो उनको डिफरेंट फंक्शंस के लिए नीडेड है, वहाँ पे जब जाएंगे तो ये यूटिलाइज होंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का, वाटर का। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड so that the fecal matter is made thick, ठीक है, water is absorbed in the large intestine to make the waste thick, ठीक है, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डायरिया, डिसेंट्री इन केसेस में क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, इस वजह से वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो उतना नहीं हो पाता। इसलिए आप देखा करिए इन द केस ऑफ डायरिया और डिसेंट्री द फीकल मैटर इज वाटरी, है ना। जो लूज मोशंस हम लोग नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं लूज मोशन, वो क्या है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट एबल टू रीएब्जॉर्ब द फ्लूइड, है ना, तो सारा का सारा वेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, इसी वजह से वाटरी फीसेस जो है वो इजेक्ट होते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ एसिमिलेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर डिफरेंट नीड्स। अब जैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, तो अलग अलग फूड कंपोनेंट जो है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस इन द जेजुनम, ठीक है, यहाँ पे। तो कौन से पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, जेजुनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, देखिए सारे फूड आइटम्स जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, तो जैसे विटामिन B12 हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, सॉल्ट्स जो है वो डिओडेनम में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डिओडेनम, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियम, ओके। जेजुनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ एक्सेप्शंस की बात करें तो सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डिओडेनम एंड विटामिन B12 एंड ऑल अदर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द, मतलब ऐसे ही और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इलियम में, ठीक है। तो आप देखिए डिओडेनम और इलियम डाइजेशन में इन्वॉल्व है, जेजुनम जो है एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, और एब्जॉर्प्शन के बाद हुआ एसिमिलेशन, जिसमें जो भी फूड डाइजेस्टेड है, एब्जॉर्ब्ड है, वो यूटिलाइज होगा फॉर डिफरेंट एनर्जी पर्पसेस। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे ऑफ द डाइजेशन, दैट इज इजेशन। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। देखिए हम लोगों ने कहीं पे भी एक बात नहीं डिस्कस की, वो है फाइबर या वाटर। वाटर का काम क्या है, देखिए वाटर कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ, फाइबर कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ, वाटर एक्ट्स एज अ रफेज, इट मेक्स द वेस्ट हैवी, इट वॉशेस द एलिमेंट्री कनाल, गट को वॉश करता है, ठीक है। तो वाटर इज एक्टिंग एज अ रफेज, फाइबर इज एक्टिंग एज अ रफेज, ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए बोला जाता है कि भाई डाइट में फाइबर लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्यों, आपका गट जो है क्लीन रहेगा, वेस्ट जो है हैवी होगा तो आराम से आप उसको इजेस्ट आउट कर पाएंगे, ठीक। So the unabsorbed food is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material, ठीक है। जो भी undigested food है वहाँ से large intestine में डाल दिया गया और वहाँ से water reabsorb कर लिया गया। The rest of the material is removed from the body via the anus. Before it is released out from the anus, it is stored in the rectum. It is stored in the rectum. Temporary storage of waste is there in the rectum. And shape of the rectum is responsible for the shape of the feces. जैसे गोट का देखिए तो पेलेट शेप के फीकल मैटर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका रेक्टम बीडेड है, तो इसीलिए उनका फीकल मैटर भी बीडेड है, ठीक है। तो रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट होगा और फिर जब रिमूवल होना होगा तो वो एनस के रास्ते बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स या हीमाटूरिया। ये क्या होता है, देखिए जब एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन है,
ठीक है, यानी वेस्ट जो है आराम से रिमूव नहीं हो पा रहा है, या डाइट में रफेज कम है, ये स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इन सब केसेस में जो है वेस्ट इज नॉट बीइंग एबल टू मूव आउट ऑफ द बॉडी स्मूथली, ठीक है। तो क्या होगा, द पर्सन विल पुट प्रेशर while ingesting out the waste, ठीक। This will cause the expansion of valves which are present between the rectum and the anus. Anus और rectum के बीच में एक valve है जो waste को बाहर जाते समय या उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है, बेसिकली रेक्टम की ओपनिंग को एनस में कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं रेक्टल वॉल्व्स। क्या कहते हैं? रेक्टल वॉल्व, ठीक। अब जब इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये जो है परमानेंटली अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है एंड इट स्टार्ट्स रबिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द एनस कॉजिंग ब्लीडिंग एंड पेन, ठीक है। दैट कंडीशन इज पाइल्स और हीमाट्यूरिया कहलाता है। देन द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है, एनल स्फिंक्टर, ठीक। एनल स्फिंक्टर जो है वो वेस्ट की ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा है, जो वेस्ट है वो एनस के बाहर जाएगा और उसको कंट्रोल कर रहे हैं एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो देखिए स्फिंक्टर कहाँ कहाँ पे आया था, जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में आया था तो वहाँ फंडिक स्फिंक्टर था, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप देखें तो स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर था। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे भी एक वॉल्व है, उसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं, इलियम और सीकम के बीच की वॉल्व। और जब रेक्टम टू एनस आएगा तो वहाँ रेक्टल वॉल्व है, और फिर जब एनस के रास्ते बाहर जा रहा है तो वहाँ एनल स्फिंक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया इजेशन। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। और देखो बेटा, यूरिनेशन और इजेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। यूरिन जो है वो हमारा नाइट्रोजनस या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और फीकल मैटर जो है वो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। तो दोनों अलग अलग सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स हैं। फीसेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिन इज अ वेस्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जो भी प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में वेस्ट हुआ है वो यूरिन है, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में जो वेस्ट निकला है वो फीसेस है या फीकल मैटर है। उसके प्रोसेस को रिमूवल को कहते हैं इजेशन, यूरिन के रिमूवल को कहते हैं मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। यूरिनेशन इज नॉट इजेशन, ओके फाइन। और बॉडी वेस्ट जो अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल में, तो फीकल मैटर इज नॉट नाइट्रोजनस वेस्ट। और एक हमने अभी बाइल जूस के टाइम पे डिस्कस किया था, ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। बाइल जूस के टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो पिगमेंट्स हैं बाइल जूस में, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दे आर प्रोवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फीकल मैटर। तो फीकल मैटर का जो भी कलर है वो बाइल पिगमेंट से आ रहा है, ठीक है। अब आइए देखा जाए कुछ, यहाँ पे हम लोग जो है ये देख लिया, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आइए, डाइजेशन खत्म हो गया, हमने पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बेसिकली हमने शुरू किया था। तो हमने उसमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप के पढ़े थे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में फंजाई एग्जाम्पल थे, पैरासिटिक में हमने एंडो और एक्टो 2 पढ़े थे, जो बॉडी के अंदर हैं जो बॉडी के बाहर हैं। तो एंडो में हमने जो है टेपवर्म पढ़ा था, दैट इज टीनिया। एक्टो में हमने लाइस, टिक्स, अमरबेल, दैट इज कस्कुटा, वो पढ़ा। होलोजोइक में अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है। पैरामीशियम भी जो है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब पैरामीशियम के पास क्या है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? साइटोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स उसका है। उसके थ्रू फूड अंदर आता है, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं गलेट, उसमें वो स्टोर होता है और फिर पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो द फूड इज टेकन इन थ्रू अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर इन द पैरामीशियम, ठीक है। अब आइए, उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेशन इन मैन। उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन पढ़ा, जिसमें हमने एलिमेंट्री कनाल के कंपोनेंट्स पढ़े, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, बकल कैविटी पढ़ा फोर गट में, स्टमक पढ़ा, हमने जो है ईसोफेगस पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, फिर मिड गट में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, हाइंड गट में हमने लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पढ़ा, हमने लिवर पढ़ा, पैंक्रियाज पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़े, फिर कहाँ कहाँ किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है वो किया। अब अगर आपको ये सारी की बातें समझ में आई हैं तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ में। देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिनको इसके आगे नीट करना है यही पैटर्न हो गया। आगे जितने MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है
पेपर जो है 3 ही टाइप के क्वेश्चन में आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, एजर्शन रीजन, मैच द कॉलम, ठीक। तो इसको जो है आप मास्टर कर लीजिए, और इसको मास्टर करने के लिए एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी शुड बी थॉरो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फूड, ठीक है, ये कहता है, बिल्कुल सही बात है। क्या है भाई, हर्बीवोर की लॉन्गर इंटेस्टाइन है क्योंकि उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है, कार्निवोर की स्मॉलर इंटेस्टाइन है क्योंकि उनको प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, ठीक है। एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन, ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो जाता है, एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट सिक्रीटेड इन द गैस्ट्रिक जूस, बिल्कुल सही बात है। स्टमक में कोई भी गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस कर रही है एंजाइम, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। इन एन ऑर्गेनिज्म different enzymes have different pH optima, pH optima मतलब they are functional at different pH, जैसे pepsin is activated in an acidic pH, trypsin is activated in an alkaline pH, है ना, lipase acts in an alkaline pH। तो हर एंजाइम का अपना अलग अलग pH मीडियम है। pH आप समझते होंगे, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट जो है वो pH होता है बेसिकली, आप केमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये बात तो गलत है भाई, कहाँ बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, 1 is true, 2 is true, 3 is true, so therefore इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब आइए आगे देखें, ये क्वेश्चन है, refer to the diagram of the human digestive system. Digestive juices P, Q and R were collected from the structure labeled 1, 2, 3. P, Q and R जो है digestive juices 1, 2 and 3 से respectively कलेक्ट हुए थे। यहाँ से P, यहाँ से Q और यहाँ से R। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डाइसेक्ट कर डालिए, हर चीज अलग कर दीजिए। द डाइजेस्टिव जूसेस वर देन मिक्स्ड विद अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH2, ठीक है, बफर सोल्यूशन ऑफ pH2 से मिक्स कर दिया। स्मॉल ड्रॉप ऑफ दीज जूसेस वर देन पुट ऑन द स्ट्रिप ऑफ द फिल्म कोटेड विद प्रोटीन, ठीक है। क्या किया गया, स्लाइड लिया गया या जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके ऊपर आपने प्रोटीन लगा दिया है, पूरी 3 स्लाइड्स पे, ठीक है, प्रोटीन लगा दिया है, और उसके बाद एक एक करके आपने P एंजाइम को जब pH2 के साथ मिला दिया, ठीक है, फाइन, इसको भी pH2, इसको भी pH2, तीनों को एंजाइम्स को एसिडिक मीडियम में मिक्स करने के बाद एक एक करके आपने एंजाइम पे डाला। Which of the following digestive juices will be able to digest the protein coat? तो देखिए बेटा 1 में जो है बकल कैविटी में आ रहा है, ठीक है, 1 में बकल कैविटी में आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, यहाँ पर क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का पीएच क्या है, 6.8, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, और वो प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं करता, वो तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, तो पी जूस तो काम नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में भाई, आपको डाइजेस्ट प्रोटीन कराना है और पी क्यू आर में से देखना है कि कौन सी प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएगी। तो पी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बनी ही नहीं है, वो तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए है कि नहीं, स्टार्च को कन्वर्ट करती है इनटू माल्टोज, तो पी तो आउट हो गया। डाइजेस्टिव जूस क्यू ओनली, अब क्यू जो है वो स्टमक में है और यहाँ पर एंजाइम है पेप्सिन, पीएच भी है बेहतरीन 2, पेप्सिन काम भी करता है प्रोटीन के ऊपर, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन कर पाएगा, क्यू। अब देखिए एक सेकेंड और ऑप्शंस हैं, तो क्यू तो चलिए बी ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। अब डाइजेस्टिव जूस आर ओनली, आर में ट्रिप्सिन है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया इस बात का कि यहाँ पे एसिड मिक्स कर दिया गया pH2, तो ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रिप्सिन एक्ट्स इन एन अल्कलाइन मीडियम, है ना, तो ट्रिप्सिनोजेन विल नॉट बी एबल टू बिकम ट्रिप्सिन बिकॉज द मीडियम इज एसिडिक। ट्रिप्सिनोजेन बिकम्स ट्रिप्सिन ओनली इन एन अल्कलाइन मीडियम, तो आर भी काम नहीं कर पाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये बात सही है, लेकिन आप देखो पीएच तो 2 कर दिया गया है ना, है कि नहीं। अब ऑप्शन डी कहता है बोथ क्यू एंड आर, तो भाई जब आर नहीं कर रहा तो ये ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। आया समझ में, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल जो है काम होके करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है,
कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मेनली इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, दिस इज accomplished by breakdown of biomacromolecule by the action of different enzymes present in the alimentary canal and the associated gland। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको टेबल भरनी है, ठीक है। तो क्या कहता है ये कह रहा है यहाँ पे कि सलाइवरी अमाइलेज सबस्ट्रेट क्या है, मतलब जिस पे ये एक्ट करेगा, सबस्ट्रेट क्या है जिस पे ये एक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्च। आप टेबल भर लीजिए फिर क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है वो पेप्टोन्स और प्रोटीएज को है डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, इसका मतलब जो है यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रिप्सिन। और सी देखिए मोनोग्लिसराइड्स बना रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन होगा, लाइपेज। और ये क्या बना रहा है यहाँ पे, फैट ग्लोब्यूल्स। यही हो रहा है ना, क्योंकि मोनोग्लिसराइड्स में हो रहे हैं। केसिन आपको बताया था मिल्क प्रोटीन है ना, तो कौन सी एंजाइम यहाँ पे है, रेनिन। कौन सी एंजाइम है, रेनिन। टेबल सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन देखिए, सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइजेज अबाउट 30 to 40% ऑफ ए। आइडेंटिफाई ए। ए क्या है, फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है, न्यूक्लिक एसिड। हमने टेबल पहले ही भर दी, आंसर क्या होगा, स्टार्च। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। देखिए ये टेबल भर लेंगे तो आप ही के लिए कंफर्ट हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। व्हाट कुड बी एंजाइम बी, तो देखो बेटा एंजाइम बी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है, गैस्ट्रिक लाइपेज बिल्कुल नहीं, अमाइलेज बिल्कुल नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। वही टेबल में लिखा था। सी इज एक्टिवेटेड बाय, अब देखिए सी क्या है, लाइपेज, तो सी कहां से एक्टिवेट होगा, अगर देखें आप तो सी इज एक्टिवेटेड बाय बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस या HCl। तो लाइपेज कहाँ से आता है, पैंक्रियाटिक जूस से, लेकिन एक्टिवेट कब होगा, जब डिओडेनम में इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रीट होंगे, यानी सकस एंटेरिकस से। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई। ई क्या है, रेनिन था, मिल्क प्रोटीन। इट कोगुलेट्स द मिल्क इनटू कर्ड व्हिच हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन बाय एंजाइम्स, नहीं। इट किल्स द बैक्टीरिया सॉलोड, it kills the bacteria swallowed along with the food and makes the medium acidic for activation of pepsin। अच्छा, सारे ऑप्शंस पढ़ लेते फिर बताते हैं। इट पार्शियली ब्रेक्स डाउन द लिपिड्स, बिल्कुल। इट एक्ट्स अपॉन स्टार्च टू प्रोड्यूस माल्टोज। देखिए कई बार क्वेश्चन टफ होते हुए भी आपको ऑप्शन से आंसर पता लग जाता है। देखिए मिल्क प्रोटीन है, तो पहली बात तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आउट हो गए, सी और डी। एलिमिनेशन मेथड फॉलो करिए। It kills the bacteria swallowed along with the food and makes the medium acidic for activation of pepsin। बिल्कुल नहीं, ये तो काम किसका था, ये जिम्मेदारी तो HCl की थी ना भाई, ये जिम्मेदारी तो HCl की थी, तो ये भी नहीं। तो क्या बचा आंसर फिर, ए। वो क्या करता है, वो मिल्क को कोगुलेट मतलब उसके कंपोनेंट सेपरेट कर देता है, और क्रीम अलग, वाटर अलग, दैट इज पैराकेसिन, देन पैराकेसिन टू कैल्शियम पैराकेसिनेट, ठीक। अब डी के ऊपर डाइग्लिसराइड्स एंड देन मोनोग्लिसराइड। आइडेंटिफाई डी एंड सी, ठीक है। तो डी क्या हो गया, अगर आप देखें यहाँ पे तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी क्या है, फैट, और सी एंजाइम क्या हो जाएगी, लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन। अब जो है इतना इस वीडियो के लिए हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्वेश्चंस कर लिए, और भी टॉपिक्स जो इसमें रिलेटेड थे वो सब कवर कर लिए। आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स, एनसीईआरटी के बियॉन्ड के भी कुछ टॉपिक्स हमने टच करे हैं। ये आपके बोर्ड के करिकुलम को भी मैच करेगा, और जिनको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में जो भी स्टेप्स है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इन सबको डिस्कस किया, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए रेस्पिरेशन, जो कि अगला लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो कीप वेटिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।